बढ़िया सेशन होने वाला है आज का। फलक। हाँ चलिए, तो गुणोत्तर श्रेणी और ज्यामितीय श्रेणी इसकी बात करेंगे। देखिए, जैसे कि समांतर श्रेणी मैंने आपको बताई थी, समान अंतर पर होती है, यानी ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे कल आपने देखा 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, ये आपकी श्रेणी कौन सी थी, समांतर, जिसको कि अपन ने क्या कहा था, एपी, क्योंकि इसके पदों में आप देख रहे हो समान अंतर है ना, इस तरह से। लेकिन आज जीपी की जब हम बात करेंगे तो जीपी में स्टूडेंट क्या होता है कि अंतर समान नहीं होता, अनुपात समान होता है। अनुपात का मतलब है जैसे 2 है तो 4, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरह। तो इस तरह की श्रेणी को हम कहते हैं गुणोत्तर यानी जीपी। क्लियर, इस तरह से। अब आप देखो इसमें तो डिफरेंस निकाल के देखो, जैसे 4 में से 2 गया कितना आएगा, 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। जबकि इसमें आप भाग दे के देखो, 2 का भाग 4 में दोगे तो आपका 2 ही आएगा, 4 का 8 में दोगे तो 2 ही आएगा, 8 का 16 में, 16 का 32 में, तो आप देख रहे हो भाग कितना आ रहा है, 2। और ये जो समान भाग आता है, जैसे आप देख रहे हो 2 का भाग 4 में दे रहे, 4 का भाग 8 में दे रहे, तो भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसको कहते हैं स्टूडेंट सार्वनुपात, और इसे आर से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है T2/T1, यानी दूसरा पद अपॉन पहला पद। और ये जो पहला पद होता है स्टूडेंट, प्रथम पद जिसको आप बोलते हो, इसे अपन ए से डिनोट करते हैं, ए से। और यहां लास्ट में मान लो जैसे कोई भी टर्म लिखा है उसको एल या टीएन या एएन कहते हैं। इसका मतलब होता है nth टर्म यानी nवां पद। आप चाहे तो इसको अभीष्ट पद या व्यापक पद या अज्ञात पद भी कह सकते हैं, किसको, लास्ट टर्म को, है ना। तो ये तो है स्टूडेंट एक जीपी और एपी की डिफरेंस की बात। अब मान लो ठीक है, जीपी आप पहचानना तो सीख गए, लेकिन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ बढ़िया, सभी बच्चों को कंसेप्ट सीखना है, बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और सभी बच्चे उसका बिल्कुल करेक्टली आंसर मुझको देंगे, ठीक है ना। हाँ, सारे बच्चे मुझे करेक्टली आंसर बताएंगे उसका एक बार। और एक बार अपने जो वीडियो की ब्राइटनेस होती है ना बेटा, ब्राइटनेस वगैरह पे भी ध्यान दिया करो, ब्राइटनेस पे ध्यान दो, थोड़ा 360p पर ध्यान दो, तो 360p पे देखोगे, ब्राइटनेस सही रखोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए ठीक है, तो अब अपन चलते हैं सीधे फॉर्मूलों की तरफ। तो सबसे पहला फॉर्मूला है स्टूडेंट अपना यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, मानक रूप। तो जो बेटा गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप होता है वो होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, AR4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सीरीज आगे चलती रहती है। जैसे आप देख रहे हो कि तीसरे पद में आर की पावर 2 आ रही है, यानी एक कम आ रही है। चौथे पद में आर की पावर आ रही है 3, पांचवें में आ रही है आर की पावर 4। तो ऐसे जब आप धीरे धीरे आगे चलोगे तो पावर एक कम रहेगी हमेशा। जैसे मान लो कोई आपसे कहता है कि जीपी का 19वां पद क्या होगा, तो वो होगा AR की पावर 18, यानी पावर हमेशा एक कम रहनी है, ठीक है ना। इस तरह से किसी ने कहा भाई मुझे चाहिए 20वां पद, तो 20वां पद आपका हो जाएगा AR की पावर 19, है ना, इस तरह से। तो हमेशा घात को एक कम लेना है। तो अब मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया nवां पद, तो इसमें भी बोलो घात कम होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इसमें आर की पावर, जैसे आपने देखा 20 में 19 आ रही है, 19वें पद में 18 आ रही है, तो nवें पद में भी n तो आएगी नहीं, nवें पद में भी एक कम आएगी, AR की पावर n-1 हो गया, ठीक है ना। हाँ ठीक बेटा, चलिए सुनील गोरा भी देखो आ गया आज बेटा, बढ़िया है। रामधन गोरा, रामधन है, फलक है, तरुण है, प्रकाश है, आशीष है। हाँ, तो ये हो गया nवां पद।
अब इसमें एक चीज और आती है स्टूडेंट, वो और ध्यान देना, कभी भी अंत से एनवां पद अगर पूछ ले, अंत से एनवां पद, अंत से एनवें पद का मतलब है जैसे ए से जेड तक अल्फाबेट होते हैं तो जेड की तरफ से, जैसे जेड की तरफ से मान लो उसने पूछ लिया कि आठवां क्या होगा, तो इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। तो ये तो एनवें पद का बेटा कब लगाना है, जब प्रारंभ से एनवां पद कहे, और ये लगाना है अंत से एनवां पद। मान लो किसी क्वेश्चन में ना अंत लिख रहा है ना प्रारंभ लिख रहा है, तो उसको हम बाएं से दाएं, यानी ये प्रारंभ से ही एनवां पद समझेंगे। और दोनों का ही मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना, दोनों का ही एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से। हाँ, दोनों का ही एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट अपना 5, 10, 20 डॉट डॉट का, किसी ने कह दिया कि मुझे चाहिए इसमें 11वां पद। कौन सा चाहिए स्टूडेंट, 11वां पद, ठीक है, ये इस तरह से। या चलिए थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको, 8वां पद, 8वां पद कर लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो इसमें ये नहीं लिख रहा है कि प्रारंभ से ज्ञात करें 8वां के अंत से, तो आप इसको स्टूडेंट प्रारंभ से ही समझेंगे, ठीक है ना, प्रारंभ से। तो यहाँ ए का मान हो जाएगा 5, ए का 5, आर का 5 का भाग 10 में दोगे तो 2 आएगा, और ये जो होती है इसको एन कहते हैं, और टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। क्लियर, क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। ए कितना है देखो 5, आर कितना है 2, पावर 8 में से क्या 7, 2 की घात 7 आप जानते हो 128 होता है, और ये स्टूडेंट आपका हो गया कितना, 640 हो गया। कितना हो गया, 640। तो बात ये हुई कि इस गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, 640। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा, हाँ बढ़िया, चलिए ठीक है। 640। चलिए अब ये तो था बेटा प्रारंभ से एनवां पद। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं अंत से, अगर अंत से एनवां पद आ जाए, अंत से एनवां पद, तो उसमें क्या सिस्टम रहेगा, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जैसे किसी ने पूछ लिया 3, 9, 27 डॉट डॉट, 3, 9, 27 डॉट डॉट 19,683, और किसी ने पूछ लिया कि अंत से इसका छठवां पद क्या होगा, अंत से छठवां पद। और कैलकुलेशन देखना बेटा किस तरह से है। पहले तो आप ये आइडिया लगाओ, क्या ये एक जीपी है, 100% जीपी है, क्योंकि 3 का भाग 9 में देंगे 3 आएगा, 9 का भाग 27 में देंगे 3 आएगा। देखो बेटा हाँ, सभी को वीडियो क्लियर आ रही है ना बेटा, हाँ सभी को वीडियो क्लियर आ रही है, हाँ बढ़िया, चलिए ठीक है। हाँ, तो मैं भी ये बात कर रहा था कि देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें बिल्कुल इजी चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं इजी टू हार्ड पर पहुंचूंगा। यानी जब अपन ल्यूशन को हल कर लेंगे तो नेक्स्ट बुक आएगी RS अग्रवाल की, उसको जब मैं सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट, तो आप देखोगे इन्हीं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होगा, यानी अपन IIT और NDA के लेवल के क्वेश्चंस पर चलेंगे। अभी हमारा जो लेवल चल रहा है वो 11th 12th एयरफोर्स और नेवी का चल रहा है ना, लेकिन बाद में मैं इसी को जब सेकंड बुक कराऊंगा तो इसको IIT और NDA के लेवल पर ले जाऊंगा। लेकिन उसके लेवल तक पहुंचने के लिए आपको स्टूडेंट अभी ये सारे वीडियो कंटिन्यू देखने जरूरी है, जब तक ल्यूशन पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि ल्यूशन एक बार पूरी हो गई तो फिर स्टूडेंट आप RS अग्रवाल के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अंत से छठवां पद, तो पहले ये देखते हैं बेटा इसमें दिया क्या क्या है। देखो एक तो ए दिया है, ए का मान आपको ये 3 दे रहा है, आर आप जानते ही हो फर्स्ट का सेकंड में डिवाइड करते हैं तो आर आपका 3 हो रहा है, और एन ये आपकी हो रही है 6। तो ये हो गई अपनी क्या क्या बेटा, ए आर और एन हो गई, ए आर और एन। अब आपको अंत से एनवां पद पूछे तो टीएन का मैंने फॉर्मूला बताया था, एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ स्टार्ट करेंगे।
एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। तो एल कितना है स्टूडेंट, एल है आपका 19683 अपॉन आर, आर की जगह कितना है, आर की जगह है 3 और एन माइनस वन, एन 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हो रहा है देखो 19683 बटे 3 की घात 5। 3 की घात 5 को आप यूं लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप अब इसको कैंसिल करो तो 3 तिया 9, 9 से कैंसिल करोगे 9 दूनी 18, बची 1, 16 हो गए और 9 एकम 9 और ये 2187 हो गया। 3 तिया 9, 9 से फिर कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18, बची 3, 9 चौके 36 और ये 9 तिया 27। 3 से आप काटोगे 81 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बेटा कि 3 9 27 डॉट डॉट 19683 का अंत से छठवां पद, अंत का मतलब किधर से, इधर से, इधर से छठवां पद क्या हो गया 81। तो ये दो क्वेश्चन थे अपने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा। हाँ बढ़िया, देखो सारे बच्चों ने आंसर बढ़िया निकाला है। हाँ आगे चलते हैं, जो बच्चे लेट जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, आज अपनी जीपी और एचपी की बात होगी, तो सभी को लास्ट तक टिके रहना है। एचपी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन है, एचपी पर भी अपन पूरा फोकस रखें। हाँ चलिए ठीक है, सारे बच्चे देखो जोश में हैं, आज सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, जिसके कहते हैं अपन n पदों का योग, n पदों का योग, यानी सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स होती है बेटा, इसको Sn से डिनोट करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब होता है n पदों का योगफल। तो Sn का फॉर्मूला अपना रहता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। क्लियर। यहाँ स्टूडेंट ये ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अब मान लो किसी ने कहा कि सर अगर r की वैल्यू 1 से छोटी हुई तब क्या करेंगे। तब देखिए क्या करेंगे, जैसे Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला अपने को तब लगाना है जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, यानी 1 से कम हो। ठीक है ना, इस तरह से। हाँ बढ़िया है, आगे चलते हैं। हाँ बेटा रामेश्वर सिंह, बढ़िया चल रहा है ना। हाँ ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं मैं आपको वो बता दूं। हाँ ये जरूर ध्यान रहे स्टूडेंट कि जीपी में आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जीपी का मतलब होता है गुणा के आधार पर आगे बढ़ने वाली सीरीज। तो अगर आर की वैल्यू 1 रहेगी तो वो कांस्टेंट सीरीज हो जाएगी, जैसे 5 5 5 5 5। तो इसमें आप आर का मान निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह की हमको एपी नहीं, वो सॉरी इस तरह की जीपी नहीं लेनी है। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जैसे किसी ने मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट 2 4 8 डॉट डॉट के 12 पदों का योग क्या होगा, इसके 12 पदों का योग पूछ लिया। क्लियर। देखो हर फॉर्मूले का मैं एग्जांपल इसीलिए करा रहा हूं स्टूडेंट कि आपको बिल्कुल साथ साथ फॉर्मूला, तो देखो फॉर्मूले तो को तो रटना थोड़ी अपने को, फॉर्मूला कब समझ में आएगा जब उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन निकाल के देखोगे। जैसे ये आ गया 12 पदों का योग, तो पहली बात तो कि भाई इसमें अनुपात समान है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो इससे एक तो ये कंफर्म हुआ कि ये जीपी है, भाई जीपी है। अब जीपी है तो इसका योग कैसे निकालेंगे, देखो पहला पद ए बराबर क्या हो गया 2, आर कैसे निकालोगे 2 का भाग 4 में देंगे 2, ये 12 पद है तो एन का मान हो गया 12, ये हो गया ए आर और एन। ठीक है ना। और योग का फॉर्मूला होता है बेटा अपना ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब आप कहोगे आपने आर आगे क्यों ली, क्योंकि आर का मान 1 से ज्यादा है। जब आर का मान 1 से कम होगा तो आर पीछे रहेगी और 1 आगे रहेगी। ठीक है ना। हाँ चलिए बढ़िया है, देखते हैं। तो Sn इक्वल ए कितना बेटा 2 इंटू आर कितना है 2 पावर n कितनी है 12 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। तो 2 में से 1 क्या हो तो 1 हो गया। आप देख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 कितनी होती है, 2 की पावर 10 होती है 1024।
अब 1024 में आप 4 का गुणा और कर दो तो 4000 हो गई 96। ये मान हो गया किसका, 2 की पावर 12 का, और माइनस में 1 चल रहा है, तो 2 का गुणा करोगे 4095 से, और ये स्टूडेंट 2 ने 18 19 81 90 हो गया। ये क्या निकला है बेटा, ये 2 4 8 डॉट डॉट के 12 पदों का योग आ गया। ठीक है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया अपना कितना, 81 81 90। देखो कई बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था अपना बेटा योग, है ना, 81 90। आज स्टूडेंट ये ध्यान रखें, आज ज्यादा ट्रिकी सवाल नहीं मैं बता रहा हूं आपको, आज तो कंसेप्ट करा रहा हूं आपको। कंसेप्ट के ऊपर बस फॉर्मूले को यूज करना सीखो आज, और कंसेप्ट सारे समझ लो। कल जब अपन ल्यूसेंट में चलेंगे तो मैं आपको कई मास्टर ट्रिक्स भी बताऊंगा कि श्रेणी के क्वेश्चंस को 5-5 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट की। फॉर्मूला नंबर अपना आ गया 4। फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूले 1 में मैंने आपको बताई स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। फॉर्मूला 2 में हमने देखा एनवां पद, प्रारंभ से भी और अंत से भी। फॉर्मूला 3 आ गया एन पदों का योग। फॉर्मूले 4 में हम देखेंगे कि जीपी के अनंत पदों का योग कैसे निकालते हैं। अनंत पदों के योग का मतलब होता है बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इसीलिए इसको एस इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस इंफिनिटी। एस इंफिनिटी की वैल्यू होती है a/1 - r। यहां पर ये ध्यान रहे स्टूडेंट, ये फॉर्मूला काम तभी करेगा जब r का मान 1 से कम हो, है ना। यानी सार्वनुपात 1 से कम होने पर, कॉमन रेशियो 1 से कम होने पर ही ये काम करेगा। हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे। जैसे एक एग्जांपल देखना है। एग्जांपल जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया यहाँ पर 4 16 64 डॉट डॉट इंफिनिटी के अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग किसी ने पूछ लिया, है ना। अब आप यहां देख रहे हो कि जब मैं 4 का भाग 16 में दे रहा हूं तो r का मान आ रहा है 4। r का मान कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। ठीक है ना। r का मान आ रहा है कितना अपना, 4। तो अब आप एक चीज देख सकते हो कि r का मान 4 आ रहा है, वो कह रहा है r का मान 1 से कम होने पर ही ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और एस इंफिनिटी का इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो यहां अपन क्या लिख देंगे, एस इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। एस इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है बेटा कि एस इंफिनिटी विद्यमान नहीं होगा। हाँ ये बात अलग है, अगर r का मान 1 से कम होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, हाँ अब कई बार क्या होता है कि r का मान ऐसा होता है जैसे x y या ऐसी नंबर्स में रहता है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अननोन क्वांटिटी है तो आप उसे r का मान 1 से कम लेकर और इसको मान सकते हैं। ठीक है ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बेटा। आगे चलते हैं। तो ये था अपना एस इंफिनिटी, और अब चलेंगे आगे। एक और मैं इसमें एग्जांपल आपको करा दे रहा हूं, देखना ध्यान से, है ना। जैसे कि मान लो किसी ने आपको दे दिया यहाँ पर कोई फॉर्मूला कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट डॉट, और यहां पूछ लिया एस इंफिनिटी। क्या पूछ लिया, एस इंफिनिटी। तो अब देखते हैं इसका एस इंफिनिटी क्या होगा। बताओ बेटा सभी बच्चे कमेंट में बताओ एक बार आंसर कैसे करोगे। कमेंट में बताओ बेटा आंसर। देखो a का मान कितना है यहाँ, फर्स्ट टर्म 1, r का मान 1 का मैं जब 1/2 में करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, और एस इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है बेटा a/1 - r। क्या होता है, a/1 - r। तो a कितना है स्टूडेंट, a है 1/1 - r का मान है 1/2। तो आप देख सकते हो कि 1 में से 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2।
दो ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो 2 एकम 2 हो जाएगी। ये एस इंफिनिटी का मान आ गया आपका कितना 2। क्लियर, इस तरह से। हाँ ये है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये अपने हो गए बेटा फॉर्मूले कितने, 4 फॉर्मूले हो गए। 4 फॉर्मूले के बाद अपन बात कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर 5 की। फॉर्मूला नंबर 5 की जिस बच्चे के ये 4 निकल गए हों वो रिपीट करके बाद में इन चारों को भी देख लेना। फॉर्मूला नंबर 5 जीपी का देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है? फॉर्मूला नंबर 5 में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं किसको बेटा? गुणोत्तर माध्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुणोत्तर माध्य को। अब गुणोत्तर माध्य के अंदर आपके 3 फॉर्मूले हैं। जैसे कल तुम्हें ध्यान होगा समांतर माध्य के भी 3 थे। कैसे कैसे? 2 राशियों का एक समांतर माध्य निकालना, 2 राशियों के बीच में n समांतर माध्य निकालना, और या n राशियों का एक समांतर माध्य निकालना। जैसे मान लो 4 राशियां हैं उनका एक निकालना। ऐसी गुणोत्तर माध्य में भी बेटा 3 कंसेप्ट आएंगे। ठीक है ना? हाँ बेटा, चलिए ठीक है। हाँ देखते हैं, सभी बच्चे कंसेप्ट पर ध्यान दें बेटा। मैं किसी भी बच्चे का ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा यहाँ समय दे रहा है और उसको बाद में कुछ फायदा भी नहीं हो, है ना? हाँ सभी बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जाओगे वीडियो के लास्ट में, तब आपका कुछ भी आपको भी ऐसा लगेगा कि अपन टाइम दे रहे हैं तो कुछ फायदा भी हो रहा है। देखते हैं फॉर्मूला नंबर 5 ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य। इसमें 3 कंसेप्ट है बेटा। सबसे पहले देखते हैं 2 राशियों का एक गुणोत्तर माध्य निकालना। 2 राशियों का एक गुणोत्तर माध्य यानी 1 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 क्वांटिटीज। क्लियर? तो देखते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अगर वो 2 राशियां बेटा a और b हैं तो इसका फॉर्मूला होता है g बराबर रूट ए बी। इसमें a और b है वो 2 राशियां और g है बेटा गुणोत्तर माध्य। क्लियर? इस तरह से देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जैसे किसी ने कहा 2 और 256 के बीच, 2 और 256 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, यानी 2 और 256 का गुणोत्तर माध्य पूछा है। अगर स्टूडेंट इसका हमसे पूछा होता समांतर माध्य, क्या पूछा होता? समांतर माध्य, तो मैं क्या करता? फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता इसमें, इसको जोड़ के कर लेते, आधा जोड़ के आधा कर देते, है ना? इस तरह से। हाँ बेटा देखते हैं, जोड़कर आधा कर देते। देखिए जोड़कर आधा कर देते, लेकिन यहां जोड़ के आधा नहीं करना है। जी बराबर फॉर्मूला है अपना रूट ए बी। तो रूट ए कितना है? 2 और ये है 256। 256 आप जानते हो 256 का वर्गमूल क्या होता है? 16। तो ये तो बाहर चला जाएगा, लेकिन 2 अंदर ही रह जाएगा। तो ये अपना गुणोत्तर माध्य क्या आया? 16 रूट 2। तो 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? रूट ए बी यानी वर्गमूल करके, रूट वर्गमूल कर दो, गुणनफल का वर्गमूल, है ना? इस तरह से। चलिए ठीक है, शाबाश। 16 रूट 2। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा नंबर क्या है? अब देखो कई बच्चे, मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे तो कंसेप्ट में बिजी हैं और बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल के दे रहे हैं, और बाकी बच्चे कमेंट में बिजी हैं। कमेंट में बेटा बिजी नहीं रहना, आंसर बिल्कुल फास्ट निकालने हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट हमको सारे कंसेप्ट सीखने हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 5 में बी पार्ट देखते हैं। कौन सा बेटा? बी पार्ट। देखिए बी पार्ट क्या है? बी पार्ट अभी हमने देखा कि 2 राशियों का एक गुणोत्तर माध्य निकाल रहे थे, लेकिन अगर मान लो a और b 2 राशियां हैं, a और b 2 राशियां हैं, तो a और b 2 राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? n गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है कि 3, 4, 5, 7 जितने भी पूछे उतने ज्ञात करने हैं। क्लियर? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो कहता है कि 2 राशियां उनके बीच में अगर मैं 10 संख्याओं को रखूं तो 5वीं संख्या क्या होगी?
जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 की पूछे, कंपटीशन में किसी एक को भी पूछ सकता है। तो वो मान निकालते कैसे हैं देखो, जैसे कि यहां मान लो ए और बी दो राशियां हैं, ए और बी दो राशियां हैं। अब इनके बीच में आपने मान लो G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn इतनी राशियां रख दी। G1, G2, G3 इनको कहते हैं गुणोत्तर माध्य। जैसे G1 है तो G1 का मतलब पहला गुणोत्तर माध्य, G2 दूसरा गुणोत्तर माध्य, इस तरीके से, है ना। हाँ बेटा चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए ठीक है। हाँ बेटा तो देखते हैं G1, G2 डॉट 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 Gn। तो n गुणोत्तर माध्य अगर अपने को निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे, यहां देखना। सबसे पहले आप क्या करोगे, r का मान निकालोगे जो कि b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 से निकलता है। और फिर उसमें अगर G1 का मान पूछा हो तो a r से निकलेगा, G2 का a r स्क्वायर से, और G3 है तो ए आर क्यूब से, और इसी तरीके से बेटा आगे चलते जाएंगे। जैसे मान लो किसी ने कहा मुझे तो 15वां गुणोत्तर माध्य चाहिए, 15वां, तो वो हो जाएगा ए आर की घात 15। यहां एक चीज ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर गुणोत्तर श्रेणी का 15वां पद पूछा जाए, पद, तो एक घात कम करके लेते हैं, जैसे ए आर की घात 14। लेकिन अगर मान लो किसी ने पूछ लिया कि 15वां गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो वो उसमें घात कम नहीं करनी है। ये दो ट्रिक ध्यान में रखना, क्लियर। यानी पद पूछे तो घात एक कम करनी है, और गुणोत्तर माध्य पूछे तो घात वो की वही रहेगी, है ना। ये ट्रिक बिल्कुल ध्यान में रखना। हाँ बेटा सर मेरे तो 77 आए, किस बात के 77 आ रहे हैं बेटा? चलिए ठीक है। हाँ तो अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बता देता हूं, ध्यान से क्वेश्चन देखना, इसी के ऊपर क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, है ना। देखो फॉर्मूला कराने के तुरंत बाद में बेटा इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको सीधे सीधे रिवीजन हो। अब इसमें ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जिसने ये ल्यूसेंट का 7वां चैप्टर चल रहा है बेटा, और एनसीईआरटी में जो अपनी एपीजीपी एचपी है उसमें 9वां चैप्टर है ना। तो ये सारी चीज मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। अब यहाँ पर अगर पहले के वीडियो किसी ने नहीं देखे हैं तो ल्यूसेंट सॉल्यूशन और 11 12 के नाम से दो प्लेलिस्ट हैं, जिनकी हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आती रहती है, तो वो आप जरूर देख लें, है ना, आगे नेक्स्ट डे में, और उससे अपने कंसेप्ट क्लियर करें, जिससे आगे के वीडियोस का पूरा पूरा आपको फायदा मिले। तो देखते हैं अपन यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने कह दिया 5 और 3125 के बीच में दो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। कितने गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो बेटा? दो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो देखते हैं अब ये कैसे ज्ञात होंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहला पद तो ये है 5, अंतिम पद जो होता है उसको b कहते हैं, और एक r निकालते हैं जो कि b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। आप कहोगे n क्या है सर? n वो होती है जितने गुणोत्तर माध्य रखने होते हैं, है ना, n। हाँ शाबाश, चलिए ठीक है। तो b अपॉन a, b कितना है बेटा? 3125, a कितना है 5, और 1 अपॉन n, ये बीच में संख्या 2 रखी है, 2 और 1 3 हो गया आपका। 5 से ये कटेगा, आपका 5 से कटेगा ये 625 बार, और पावर क्या चल रही है? 1/3 चल रही है, ठीक है। या आप ऐसा करो, इसमें ऐसा कर लो कि इसमें 3 गुणोत्तर माध्य कर लेते हैं। तो 3 से क्या फायदा होगा मैं आपको बताऊं, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 से क्या है फिर ये रूट में नहीं निकल के एक पूर्णांक में आ जाएगा, क्योंकि 625 को 5 की घात 4 लिख सकते हो, पावर कट के r का मान हो गया 5। अब आपको कितने गुणोत्तर माध्य चाहिए? 3, तो इन्हें लिखते हैं G1, G2 और G3। G1 का मान होता है AR, G2 AR स्क्वायर, और G3 होती है AR क्यूब। क्लियर? तो इसमें A और R के मान जमा दो। A कितना है बेटा? 5, और R कितना है 5। चलो 5 × 5 25 हो गया। अगला A
कितना है 5 इंटू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 125 हो गया। और ऐसे ही तीसरा आपका 625 हो जाएगा। तो इससे पहले के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि दो राशियों का एक गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। और इसमें बेटा हमने क्या सीखा? हाँ बढ़िया। हाँ दिनेश क्या होगा बेटा? तो क्या सर के पास है? क्या है बेटा, क्या है? चलिए कोई नहीं, पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दो, है ना। हाँ तो इससे पहले मैंने बताया दो राशियों का एक गुणोत्तर माध्य कैसे निकालना है, यहाँ दो राशियों के बीच में ज्यादा हो तो कैसे निकालने हैं। चलिए इसी में एक तीसरा कंसेप्ट और होता है फॉर्मूला नंबर 5 में। अभी भी ये ध्यान रहे हम बात गुणोत्तर माध्य की ही कर रहे हैं, है ना। अभी अपनी चर्चा वही चल रही गुणोत्तर माध्य की। अभी अपन कोई दूसरी बात तो कर ही नहीं रहे, है ना। देखिए गुणोत्तर माध्य में, हाँ बेटा हाँ बढ़िया आशीष ने देखो तीनों संख्याएं बताई हैं। हाँ तो अब मैं बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पर 3 से ज्यादा की। 3 से ज्यादा, या मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राशियां 3 से ज्यादा हैं या 10 हैं 6 हैं, लेकिन उनका एक गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ तीसरा देखते हैं कि ए बी सी डॉट डॉट एन राशियों का एक गुणोत्तर माध्य निकालना। जैसे मान लो मैंने आपको राशि तो दे दी 5 और उनका गुणोत्तर माध्य 1 निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा ध्यान देना। इसका फॉर्मूला G इक्वल होता है बेटा ए बी सी डॉट डॉट एन की पावर 1 अपॉन एन। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, यानी जितनी राशि हो उतनी 1 अपॉन एन हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो किसी ने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, मान लो कि 2, 16, 128 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। राशियां कितनी है? 3 है। जबकि इसके पार्ट ए में मैंने आपको 2 राशियों का बताया था, रूट ए भी, है ना। हाँ बेटा चलिए ठीक है। हाँ देखते हैं। हाँ तो 2, 16, 128 इसका देखते हैं गुणोत्तर माध्य जी का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया, ए बी सी, यानी इनका करना है गुणा, और पावर कितनी है 1 अपॉन एन। तो 1 अपॉन एन का मतलब 1, 2, 3 राशियां हैं तो ये हो जाएगी। अब आप जानते हो कि 2 को तो 2 की पावर 1 लिखेंगे, 16 को 2 की घात 4, 128 को 2 की घात 7। तो यहाँ बेटा हो गया 2 की घात 7 और 4 11 और 1 12 और 1/3। 3 से ये 12 कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 का मान हो जाता है 16। तो इस तरह इन तीनों राशियों का गुणोत्तर माध्य कितना हो गया? 16 हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका हर बच्चा मुझे निकाल के बताएगा। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं किसके कमेंट में कितना दम है। रेडी हो बेटा? सभी रेडी हो? हाँ तो रेडी हो तो लो ये क्वेश्चन लो। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 3, 9, 27, 81 इनका आपको गुणोत्तर माध्य बताना है। चलो अब देखते हैं, बताओ बेटा कौन बताएगा। अब इनका आंसर सभी बच्चे निकालो एक बार, देखते हैं जल्दी कौन निकालता है। हाँ लो बेटा, ये है 3, 9, 27, 81 इसका निकालना है। इसका ये है प्रकाश। कितना आया? अरे बेटा सभी कमेंट बहादुर कहां गए? जल्दी बोलो आंसर। 3, 9, 27, 81 इनका बताओ गुणोत्तर माध्य।
बताओ बेटा सभी गुणोत्तर माध्य एक बार बताओ। हाँ अरे किसी का आंसर ही नहीं आ रहा बेटा, अभी तक इतना टाइम हो गया, क्या बात हो गई? हम्म 27 एक का आया है 243। देखते हैं किसका सही है। अब देखो चार राशियां हैं, तो चार राशियों में करना क्या है, पहले तो हम करेंगे इन चारों का गुणा और पावर 1/4 हो जाएगी, क्योंकि चार राशियां हैं, है ना। अब ये 3 की घात 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात हो गई 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, और ये 4 आपकी चल रही है। आप चाहो तो 2 से काट सकते हैं, 3 की घात आ गई 5/2, ये आ गया बेटा। और बाकी बच्चों का यानी क्या क्या निकाल रहे हो, 243 निकाल रहा है कोई, कोई देखो कुछ निकाल रहा है। ये आया बेटा आंसर अपना। सभी 3 की पावर करके पहले जोड़ो, 4 का भाग दो इसमें, ये आ गया आपका क्या, गुणोत्तर माध्य। आप चाहो तो इसको थोड़ा सोल्व भी कर सकते हो। ये देखो 3 की पावर कितनी है, ये 5/2, 5/2 का मतलब हुआ 2.5, तो 2.5 का मतलब हुआ कि 3 का स्क्वायर, और हाफ का मतलब होता है √3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी 9√3। 3 की घात 5/2 को आप 9√3 भी लिख सकते हो, है ना, इस तरह से। हाँ ठीक है बेटा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बेटा सभी बच्चे हाँ बेटा छोटा बताओ। अच्छा देखो प्रकाश कितनी चालू है ना, प्रकाश तो इजी क्वेश्चन मांग रही है। हाँ क्यों प्रकाश, ये क्या है 15.58, ये क्या है बेटा, दोबारा बताओ, दोबारा देखो बेटा। ये जैसे चार संख्याएं हैं, आपने देखा ये 3 की घात 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, गुणा में घात से जुड़ जाती है। इनको 2 से काटा 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2 और आधा यानी 2.5, तो 2.5 का मतलब हुआ 3 की घात 2 और 3 की घात आधी, आधी को कहते हैं रूट, तो 3 का स्क्वायर 9, 9√3 हो गया, है ना। ठीक है ध्यान दें, इसको कहते हैं केस ऑफ जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी की शर्त, गुणोत्तर श्रेणी की शर्त। ये क्या होती है देखिए, जैसे कल आपने देखा कि यदि 3 संख्याएं एबीसी एपी में हैं, 3 संख्याएं एबीसी एपी में हैं, तो ये किस शर्त का पालन करती हैं, 2b = a+c का पालन करती हैं, 2b = a+c का, ठीक है ना। हाँ लेकिन यहीं पर अगर ये ध्यान रहे कि अगर कोई 3 संख्याएं जीपी में हैं, जीपी में, तो हमेशा बेटा ध्यान रखना कि वो b² = ac का पालन करती है, b² किसका, ac का। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे किसी ने कह दिया यदि 5x और मान लो इधर दे दिया उसने 125, जीपी में है तो x का मान बताओ। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझ लेना सभी, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा वो सभी को करना, पिछली बार की तरह गलत कमेंट मत करना कि किसी को आए ही नहीं। चलिए अब आप रेडी हो जाओ, मैं इसको समझा के फिर आपको एक प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। तो 5x 125 जीपी में है, तो वैल्यू किसकी पूछी है, x की। तो अभी आपको क्या बताया मैंने कि जब कोई 3 संख्याएं जीपी में होती हैं तो मध्य पद का स्क्वायर बराबर पहला गुणा तीसरा होता है, तो मध्य पद कौन है, x, तो इसका स्क्वायर जो है वो पहला गुणा तीसरा हो जाएगा। अब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आएगी, और 125 पंजे 625, 625 का वर्गमूल हो गया 25, तो x का मान हो गया 25। अब बोलो आप रेडी हो क्या, बिल्कुल। हाँ बेटा सभी बच्चे रेडी हो, चलिए तो अब क्वेश्चन के लिए हो जाओ तैयार। और ये आ गया आपका क्वेश्चन, जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया आपसे कि 7x
7x और 21 अगर जीपी में है तो x का मान बताओ। अब देखते हैं कौन बच्चा निकालेगा। बताओ जल्दी, स्टार्ट करो। 7x 21 अगर जीपी में है तो x का मान क्या होगा? लगा दो टॉप गैप। हाँ बेटा, लगाओ जल्दी। फॉर्मूला 6 लगा के बताओ जल्दी मुझे क्या होगा। हाँ बताइए, एक बार बताइए। हाँ बताओ आंसर। 7√3। देखो दिनेश का आंसर आ गया 7√3। रूट 147 भी आ रहा है एक बच्चे का। अरे बेटा, जैसे रूट 147 आ रहा है ना, तो इसको आप रूट निकाल के आप बता सकते हो उसमें क्या है। जैसे रूट 100 ये एक सेकंड, ये इंक मार्कर्स में खत्म हो गया। हाँ, जैसे रूट 147 आ रहा है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि 7×7 = 49, 49 तिया 147, जोड़ा 7 का बन जाएगा तो 7√3 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? हाँ, 7√3। देखो कई बच्चों का आ गया ये आंसर। चलिए फॉर्मूला नंबर 7 को देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 7। देखो जीपी में जितनी भी बातें हैं वो सब क्लियर होती जा रही हैं, बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आप आराम से क्वेश्चन करते जाओ। फॉर्मूला 7 क्या है देखिए। अगर कभी भी स्टूडेंट आपको जीपी में 3 संख्याएं लेनी हो, कितनी संख्याएं लेनी हो? 3 संख्याएं लेनी हो तो उनको लेते हैं A/R, A और AR। और यही अगर 4 लेनी हो तो A/R3, A/R, A और AR³ लेते हैं, ये AR सॉरी। और 5 लेनी हो तो A/R², A/R, AR और AR² लेते हैं। तो 3 लेनी हो, 4 लेनी हो, 5 लेनी हो, उसी तरीके से उठा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि चलिए अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें एग्जाम में करना कैसे है ना? आइडिया लग जाएगा। देखते हैं यहां पर, जैसे किसी ने कह दिया आपसे, क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याओं का गुणनफल 8 एवं योगफल आपका 7 है, तो वे संख्याएं क्या हैं? यानी प्रोडक्ट तो दे रहा है 8 और सम दे रहा है 7 एंड फाइंड आउट दीज 3 नंबर्स। तो देखते हैं। हाँ बेटा, 3 नंबर हो कौन से होंगे? सभी बच्चे ध्यान से देखना। हाँ, सभी बच्चों को बेटा क्लियर आ रहा है ना वीडियो समझ में? सभी बच्चों को क्लियर आ रहा है वीडियो? एक बार क्लियर आ रहा है? मेरी थोड़ी बफरिंग हो रही है। आप लोग बताओ आपके में वीडियो कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने होगा कैसे। अब ये देखो यहाँ कितनी संख्याएं हैं बेटा? 3। तो इनका तो यूज है नहीं, ये तो 4 और 5 के हिसाब से हैं। 3 में ये वाली है A/R, A और AR। यहाँ कोई आपसे ये भी कह सकता है कि सर आपने मानक रूप बताया था AR और AR², क्या इन तीनों को भी ले सकते हैं? विदाउट एनी डाउट इनको भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है और एग्जाम में हमें समय बचाना है, टाइम का ही गेम है पूरा, है ना? चलिए देखते हैं कैसे। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, अरे तरुण बेटा, अभी HP और पढ़नी है अपने को, है ना? हाँ
एचटी में चल रही है पिक्चर। अरे सावर बेटा मनमोहन, अरे तरुण, हाँ चलिए ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन की तरफ अब एक बार चलेंगे। तरुण अभी एचपी और पढ़नी है बेटा अपने को। एचपी जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक अपने को चलते रहना है। देखिए अब ये क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का गुणनफल 8 है। तो आपने तीन संख्याएं कौन सी ली है, ए अपॉन आर, ए और ए आर, और इनका गुणनफल 8 करोगे, आर से आर कट रहा है, ए का क्यूब बराबर 8, और 8 कितने का क्यूब है, 2 का। तो क्यूब कट के आपका ए की वैल्यू आ गई 2। इसकी एक दूसरी शर्त क्या है, सेकंड केस क्या कह रहा है कि इनका योग 7 है। योग का मतलब हो गया ए अपॉन आर, ए और ए आर, तो इनका योग हो गया कितना, 7। तो ए की वैल्यू इसमें रख दो कितनी, 2। ध्यान देना सभी। तो 2 अपॉन आर प्लस 2 प्लस 2r बराबर 7। एलसीएम आर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 2r प्लस 2r स्क्वायर बराबर 7। ये क्रॉस गुणा कर देंगे, है ना, इस तरह से। चलिए क्रॉस गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये 7r आएगा, 7r इधर आएगा तो माइनस का, तो 7 में से 2 गया माइनस के 5, और प्लस 2 बराबर 0। अब आप देख सकते हो यहां एक द्विघात समीकरण बन चुका है। हाँ बेटा, सभी को वीडियो क्लियर आ रही है ना? सभी मैदान में बेटा टिके रहो, आज ही अपन एचपी को करेंगे, नहीं तो फिर एचपी की वजह से क्या है कि फिर कल टाइम वेस्ट होगा। चलिए ठीक है, ये आपका देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल 0। अब इसको हल करके r की वैल्यू देखते हैं। तो आप जानते हो 2 दूनी 4, 4 के ऐसे फैक्टर के 5 आ जाएं, तो ये हो जाएंगे 2 प्लस 1। हाँ ठीक है, तो देखते हैं 2r स्क्वायर माइनस 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इक्वल 0। 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 जोड़े बन गए, इसमें कॉमन हो जाएगा 2r, r माइनस 2, और ये स्टूडेंट r माइनस 2 पूरे में से कॉमन ले लिया, और 2r माइनस 1 ये हो गया। इनकी 0 से तुलना करा दो, ये r इक्वल 2 एंड r इक्वल 1/2, और a की वैल्यू क्या थी 2। अब इनमें से आपको दोनों वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी एक ले लो, आंसर सेम आते हैं। इन क्वेश्चंस की स्पेशलिटी क्या है कि इन आर में से कोई सी भी वैल्यू डालो अपनी मर्जी से, संख्याएं वही 3 आएंगी, बस उनका क्रम उल्टा आएगा। तो आपको क्रम से तो कोई मतलब ही नहीं, आपको 3 संख्याएं चाहिए, तो हम डबल में क्यों रखें, आप एक ही विकल्प को रख लो। तो मान लो आर का मान मैंने 2 ले लिया, और ए का मान ये था 2, और इन तीनों को ले जाके हमें इन 3 संख्याओं में रखना है। किसमें, ए अपॉन आर, ए और ए आर में। चलो पहली संख्या क्या हुई, ए अपॉन आर, तो 2 से 2 कटेगा एक बार। दूसरी संख्या ए का मतलब 2, और तीसरी क्या कह रहा है, ए, तो 2 दूनी 4। और उत्तर की जांच आप कर सकते हो, वो कह रहा था इनका गुणनफल 8 होना चाहिए, तो आप देखो 4 दूनी 8 एकम 8 हो रहा है। वो कह रहा है योग 7 होना चाहिए, तो 4 और 2 6 और 1 7 भी हो रहा है। क्लियर। और श्रेणी की अभी सभी बच्चे अलर्ट हो जाना, एचपी यानी हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। ये सभी बच्चों के लिए एक नई सीरीज है ना। और अब सब बच्चे हो जाओ अलर्ट, और बाकी कोई बच्चा अगर वीडियो को छोड़ भी चुका है तो आप उसको एक बार बता दो कि बेटा अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, है ना। हाँ, वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब अपन देखने जा रहे हैं। देखना, हरात्मक श्रेणी यानी एचपी, क्योंकि ये ना तो 11th की बुक में है, ना 12th की बुक में है, ना 10th की बुक में है, और आती हर कंपटीशन में, तो ये कंपटीशन लेवल की अब चर्चा हो रही है। देखिए हरात्मक श्रेणी होती क्या है बेटा, जैसे आपने एपी और जीपी को पढ़ा, ऐसे इसमें क्या क्या कंसेप्ट है देखिए। हरात्मक श्रेणी जो होती है ये आपकी होती है समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम।
यानी इसके जो सभी पद होते हैं वो समांतर श्रेणी के उल्टे होते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपकी कोई समांतर श्रेणी है, मान लो आप देखो जैसे कि 4, 10, 16, 22 प्लस डॉट डॉट। आपको ये कैसे पता कि समांतर है? क्योंकि इसके पदों में समान अंतर है। जैसे 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, इस तरीके से। तो समान अंतर है पदों में, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? ये हो गई आपकी एपी हो गई, है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा कि एपी को व्युत्क्रम कर देना है। एपी को क्या कर देना है? व्युत्क्रम। हाँ बेटा ध्यान से देखना, इसी के पदों को अगर व्युत्क्रम कर दें, जैसे 1/4, 1/10, 1/16, 1/22, तो ये अब एपी नहीं रहेगी स्टूडेंट, ये बन जाएगी एचपी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कमेंट करके बताओ बेटा। एचपी आपकी समझ में आ गई ना? हाँ शाबाश। तो एपी के पदों को उल्टा कर देते हैं तो वो बन जाती है अपनी क्या? एचपी बन जाती है। ठीक है ना, इस तरह से ये। तो पिक्चर बिल्कुल पिट रही है कि नहीं बेटा? पिक्चर बिल्कुल अपने को पिटने नहीं देनी है, पिक्चर रखनी है हिट अपनी। और हिट कैसे रहेगी? टिके रहने से, मैदान में टिके रहने से, है कि नहीं। तो जब तक भी वीडियो चल रहा है एक भी क्वेश्चन और एक भी कंसेप्ट मिस नहीं करें, नहीं तो कल में जब ट्यूशन कराऊंगा तो फिर क्वेश्चन बेटा समझ में नहीं आएंगे। हाँ चलिए ठीक है। हाँ तो ये एचपी है। चलिए एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे आपको, चलिए मैं एक एपी बना के दे रहा हूं। जैसे मान लो 5, 10, 15, 20, 25 प्लस डॉट डॉट। अब आप सभी बच्चे इसकी एचपी बना के दिखाओ मुझे, दिखाओ एक बार। सभी बच्चे एक बार मुझे इसकी एचपी बना के दिखाओ, एचपी। हाँ मिनट से पहले बनाओ बेटा एचपी। सभी बच्चे मिनट से पहले एचपी बना के दिखाएं। अरे बेटा ये देखो, ये एपी होती है, एपी के पदों में तो समान अंतर होता है। अब एपी को जब एचपी में बदलते हैं तो एपी होती है समांतर श्रेणी की व्युत्क्रम। तो इसके पदों को व्युत्क्रम करते हैं तो वो हरात्मक श्रेणी यानी एचपी बन जाती है। यानी एचपी के हरों में समान अंतर होता है, हरों में, है ना। और जब एपी के अंश में समान अंतर होता है तो इसकी एचपी बनाओ। हाँ बेटा। अब बताओ बेटा एचपी कौन? हाँ देखो आशीष ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, आशीष, गोपाल सिंह, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ तो एपी से एचपी कैसे बनेगी? 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब हमें एक चीज तो कंफर्म हो गई कि एचपी वह श्रेणी है जिसके हरों में समान अंतर होता है, हरों में। जैसे आपको इसके हर देख रहे हो, भिन्न में अंश और हर होता है ना, तो हरों में समान अंतर होना चाहिए। जबकि एपी हुआ है जिसके अंश में समान अंतर हो, अंश यानी ऊपर, इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि एचपी के nवें पद को कैसे निकालेंगे। अब इसमें फॉर्मूला सभी देखना। हाँ बेटा चलिए ठीक है। अब अपन देखेंगे इसमें एचपी को, nवें पद को कैसे निकालेंगे। देखिए जो एचपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? मानक रूप। ये अपना होता है 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, और इसी तरीके से आगे चलता रहता है। तो अगर इसका कोई nवां पद आपसे पूछे, nवां, तो ये 1/a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। और आप कहोगे सर ये a और d कहां से निकालेंगे? a और d निकालने हर से निकालने हैं। जैसे एक एग्जांपल देखना, एग्जांपल जैसे किसी ने कह दिया कि 1/3, 1/7, 1/11 प्लस डॉट डॉट का उसने कह दिया, मान लो कि 11वां पद क्या होगा, इसका 11वां पद क्या होगा। अब सभी बच्चे इसको ढंग से देख लेना, फिर मैं एक क्वेश्चन लाने वाला हूं जो आपको अपने आप करना है। तो अब सभी अलर्ट हो जाओ एक बार कि इसका आंसर मैं आपको निकाल के दूंगा, फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। हाँ बेटा तनुज, रजनी,
तनुजा, ये तनुजा कौन है बेटा? तनुजा, हाँ ठीक है चलो। हाँ तो देखते हैं, ठीक है। हाँ तो अब इसका मैं आंसर करा रहा हूं, आप एक बार करके, पहले मैं सीख बता दे रहा हूं आपको, एक बार सीख लो और फिर आपको अपने आप करना है। देखिए अब पहले तो क्या ये हरात्मक श्रेणी है, ये कैसे पता चले? हरात्मक श्रेणी वह होती है जिसके हरों में समान अंतर होता है। तो हर इसके कौन है? 3, 7, 11। तो आप देख रहे हो 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, ये तो है अभी HP, ये क्या है HP, और HP को बदल लेना है AP में। किसमें बदल लेना है? AP में। तो AP में जब बदलोगे तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा हो गया 3, 7, 11। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस AP का 11वां पद निकाल लूंगा, और जो AP का 11वां पद होगा वो HP के 11वें पद का उल्टा होगा। जैसे मान लो अगर ये आ जाता है 20, तो HP का क्या हो जाएगा? 1/20। यानी HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। HP की अगर श्रेणी आए तो आप उसको पहले AP में बदल के आंसर निकाल लो, बाद में उस आंसर को भी उल्टा कर देना है। कैसे? देखिए इसका कौन सा पद पूछा है? 11वां। तो आप जानते हो कि AP का 11वां पद होता है A + 10D। हमेशा एक कम करके लेते हैं। हाँ बेटा सभी की समझ में आ रहा है ना? हाँ, A + 10D। तो ये कितना है? ये देखो, A ये रहा 3 + 10 × D कितना है? 7 में से 3 गया 4, तो 10 चौके 40 और 3 43। लेकिन ये 43 हमारा आंसर नहीं है बेटा, 43 नहीं है। 43 तो ये AP का 11वां पद है, और मुझे चाहिए HP का 11वां पद, HP का 11वां पद। तो HP का 11वां पद क्या हो जाएगा? 1/43, यानी बटे में कर देंगे। अब बोलो सवाल के लिए सभी रेडी हो बच्चे? बोलो सभी बच्चे सवाल के लिए रेडी हैं? हाँ तो क्वेश्चन आ रहा है अब आपके सामने, 1/2, 1/4, 1/6 प्लस डॉट डॉट का 13वां पद बताना है। क्या बताना है इसका? 13वां पद। हाँ अब निकालो आंसर इसका, देखते हैं कौन बताएगा। तो इसका आंसर बताओ बेटा। 1/2, 1/4, 1/6 का 13वां पद। हाँ बेटा बताओ इसका जल्दी, 13वां पद क्या होगा? देखो एक बच्चे ने तो 1/24 बता भी दिया है, बाकी बच्चों का देखते हैं बाकी बच्चों का क्या आउटपुट आता है, फिर मैं इसको रिपीट कराऊंगा, है ना। बाकी बच्चों को एक बार बताने दो, निकालो सभी आंसर। हाँ बेटा हाँ निकालो सभी आंसर एक बार। हम्म 1/26। अरे वाह वाह, देखो कितने सभी बच्चों का जोश एकदम हाई है। 1/26, देखते हैं 1/26 आएगा या नहीं आएगा। वैसे लग तो यही रहा है। आप ये देखो पहले, ये तो HP है, HP कौन है? 1/2, 1/4, 1/6 प्लस डॉट डॉट। आप पहले इसको AP में बदलोगे, तो AP में बदलोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब आपको कौन सा पद चाहिए? 13वां। तो उसके लिए A और D छांट लो। A होता है 2, D 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 13वां पद हमेशा एक कम करके लेते हैं, तो A + 12D हो गया। ये कितना है? 2, 12 × D 2, 12 दूनी 24 और 2 26। लेकिन ये किसका है? ये AP का 13वां पद है। तो HP का जब 13वां पद करेंगे तो ये हो जाएगा 1/26। और देखो ज्यादातर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, है ना। ये ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था।
इसका मतलब कंसेप्ट आपकी पकड़ में आ चुका है। अब चलते हैं अपन हरात्मक श्रेणी के अगले फॉर्मूले की तरफ। हरात्मक श्रेणी का अगला फॉर्मूला देखना। हाँ बेटा, ठीक है। हरात्मक श्रेणी का फॉर्मूला नंबर 2। देखिए, अब तक हमने हरात्मक श्रेणी में बेटा दो चीजें कर ली। एक तो अब हम हरात्मक श्रेणी को पहचान सकते हैं कि जिसके हरों में समान अंतर हो और ऊपर 1 1 1 चल रहा हो। दूसरा, हरात्मक श्रेणी का nवां पद निकाल सकते हैं अपन। अब तीसरी चीज अपन देखने जा रहे हैं, यदि इसे कहते हैं केस ऑफ एचपी, यानी केस ऑफ एचपी यानी हरात्मक श्रेणी की शर्त। हरात्मक श्रेणी की शर्त ये क्या होती है? हरात्मक श्रेणी की शर्त देखिए, यदि एबीसी कोई 3 पद हैं जो हरात्मक श्रेणी में है, एबीसी कोई 3 पद हैं जो हरात्मक श्रेणी में है, तो स्टूडेंट बी बराबर अपना 2ac अपॉन a प्लस सी लेते हैं। यानी अगर कोई 3 पद हरात्मक में है तो इस नियम का आप जरूर पालन करेंगे। अब इस नियम से क्या फायदा है? कोई भी 2 संख्याएं पता होने पे आप तीसरी निकाल सकते हो, है ना। इस तरह से जैसे देखते हैं, मान लो किसी ने एग्जांपल दे दिया कि 1/3 x 1/12 अगर HP में हो तो x का मान क्या होगा? x का मान। अब सभी बच्चे समझना, फिर एक क्वेश्चन आने वाला है सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन स्टूडेंट फिर से आने वाला है। हाँ बेटा, देखते हैं क्या मैटर रहेगा। तो ये तीनों पद HP में है और मान किसका पूछा है? x का। कभी भी 3 पद दिए हों तो आपको स्टूडेंट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना। हाँ देखो, सभी बच्चों के बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको करना है। देखो, अगर 3 पद HP में और x पूछा हो तो आपको करना कुछ नहीं, ये तीनों इसमें डाल दो। b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। तो चलिए, b कितना है? x, और कह रहा 2ac अपॉन a प्लस सी। ऐसे ही हल करेंगे। अब देखना भिन्न, तो ये आप देख सकते हो, ऊपर हो रहा आपका 2/12 36, नीचे एलसीएम 12 और 3 का 12, 3 चौके 12, और ये आपका हो जाएगा 12 तिया 36, और ये 12 तिया 36 हो गया। अब 4 और 1 5 का इससे गुणा हो गया, 2/15 हो गया, 2/15 हो गया। क्लियर? हाँ, 2/15 आ गया। ठीक है, हाँ बेटा, 2/15। और अब क्वेश्चन आपके सामने है, करना सभी को है बिल्कुल ध्यान से। 2x 16 अगर ये तीनों HP में हैं तो x का मान बताओ। चलो स्टार्ट हो जाओ, विदाउट एनी फर्दर डिले। मिनट से पहले करके दिखाना है। हाँ बेटा, मिनट से पहले बेटा करो इसको जल्दी। देखते हैं कौन करके दिखाएगा, फिर मैं आगे कंसेप्ट पर चलूंगा, आपको हरात्मक माध्य पर ले चलूंगा। और अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको तीनों माध्य की ट्रिक बताऊंगा, समांतर माध्य, गुणोत्तर और हरात्मक। सभी बच्चे ध्यान से देखना। हाँ बेटा, पहले इसका आंसर बताओ सभी। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे जल्दी। चौसठ बटे 8। देखते हैं 64/8 आएगा कि नहीं आएगा। भाई फॉर्मूला ये है b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। तो इसमें ये डायरेक्ट ही मान रख देते हैं। उसमें क्या है, b कितना है x,
बराबर 2, ए की जगह 2, सी 16 बटे ए प्लस सी, यानी 16 और 2 18, तो 2 में 18 हो जाएगा। x बराबर 32 बटे 9 हो गया, 32 बटे 9। अरे देखो कितने बच्चों का 32 बटे 9 आया है, कुछ बच्चों का गलत हो गया बेटा, लेकिन 64 बटे 18 तो खैर वही है, लेकिन कई बच्चों का 64 बटे 8 भी आ रहा था, वो थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब कोई तीन चीज एचपी में हो। अगर तीन चीज एपी में हो तो मैंने क्या बताया था, 2b बराबर ए प्लस सी, और तीन चीज जीपी में हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये तीन ट्रिक ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या है बेटा, इधर देखना। फॉर्मूला नंबर 3 ये क्या चीज होती है, देखिए इसको कहते हैं हरात्मक माध्य निकालना। कौन सा माध्य निकालना, हरात्मक माध्य, जिसे कि हम कहते हैं हार्मोनिकल मीन। क्या कहते हैं बेटा, हार्मोनिकल मीन। हाँ ठीक है, अब चलिए फिर से मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन फिर से आने वाला है, सभी बच्चे रेडी है ना। चलिए देखते हैं, सभी बच्चे देखना सामने। हार्मोनिकल मीन यानी हरात्मक माध्य। देखते हैं हरात्मक माध्य क्या होता है। देखिए जैसे कि मान लो, माना ए व बी कोई दो राशियां हैं, ए और बी क्या हैं, दो राशियां, यानी ए एंड बी आर एनी टू क्वांटिटीज, देन फाइंड आउट हार्मोनिक मीन, यानी हरात्मक माध्य निकालना है। तो H बराबर फॉर्मूला होता है बेटा 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समांतर माध्य कहीं आ जाए तो उसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, गुणोत्तर माध्य को कैपिटल एच से कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, और हरात्मक माध्य को कैपिटल एच से व्यक्त करते हैं। तो ये तीन चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये तीन चीज। हाँ देखते हैं। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सभी बच्चों को करना है। देखिए यहां मैं एक ये और बता देता हूं कि ए जी और एच में क्या संबंध होता है। यानी ए जी एच क्या है, ए समांतर माध्य, जी गुणोत्तर माध्य और एच हरात्मक माध्य। तो ए जी एच में कभी रिलेशन पूछ ले स्टूडेंट तो वो कुछ इस तरह होता है कि हमेशा ए का मान जी से बड़ा होता है और जी का मान एच से बड़ा होता है। यानी जैसे किन्हीं भी दो राशियों के अपन ये तीनों माध्य निकालें तो सबसे ज्यादा माध्य का मान आएगा समांतर का, उससे कम गुणोत्तर का, सबसे कम आता है हरात्मक का। यहाँ ये ध्यान रहे कि अगर दो राशियां बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में इन तीनों माध्यों का मान समान आएगा, यानी ए बराबर जी बराबर एच आएगा। और तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम कि हमेशा जी स्क्वायर बराबर ए एच, ये एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं रिलेटिव फॉर्मूला। इसकी सहायता से आप कोई भी दो माध्य पता होने पर तीसरा निकाल सकते हो, है ना। हाँ तो होने पर तीसरा निकाल देंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा मजा आ रहा है ना सभी को। चलिए हाँ तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी को क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन देखना। पहले एक बार समझ लो, सारी चीज समझ में आ गई ना। ये तो हरात्मक माध्य, ये तीनों माध्यों में संबंध है। अब चलिए क्वेश्चन के लिए हो जाओ रेडी। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि 2 और 1/5 का हरात्मक माध्य क्या होगा, बताओ बेटा आप जल्दी। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बताएगा। 2 और हाँ बताओ बेटा जल्दी,
देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। 2 और 1/5 का हरात्मक माध्य। बताओ जल्दी, 2 और इसका आंसर। हाँ बेटा, मजा आ रहा है ना। हाँ, बस ऐसे ही टिके रहो मैदान में डेली। बस लाइव क्लास अगर आपने ले ली ना, तो आपको मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल 1 साल के अंदर में ऐसा मास्टरपीस बना दूंगा मैथ में बेटा, कि आप किसी से बीट ही नहीं होगे। बस डेली टिके रहो मैदान में, देखो चीज टिकने से ही आएगी। हाँ, तो इसका आंसर मुझे जल्दी बताओ। 2 और 1/5 का, देखते हैं कौन बताएगा। हाँ, जल्दी बताओ बेटा सभी लोग। 2 और, लो आंसर भी आ गई। 4/11 मनमोहन ने बताया, गोपाल सिंह 4/11, रामेश्वर ने 2/5। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। देखते हैं भाई सही आंसर क्या होगा। देखो, 2 और 1/5 का हरात्मक माध्य पूछा है, तो इसमें ए पहला होता है, 2b a, और ये होता है b। और हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है AH बराबर 2ab अपॉन a प्लस b। तो 2 गुणा a 2 है, ये 1/5 है, a प्लस b यानी 2 में 1/5 को जोड़ना है। तो 2 दूनी 4/5, 5 दूनी 10 और 11/5। 5 कैंसिल होके 4/11। देखो ज्यादातर बच्चों का आ रहा था 4/11। कुछ की पिक्चर जरूर पिट गई जिनके आंसर आ रहे थे 2/5। वैसे ज्यादातर का आंसर सही है। देखो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो बैच है वो टॉप बैच चल रहा है। इसका मतलब सभी बच्चों के आंसर ज्यादातर तो सही आ रहे हैं। एक आध बच्चा है जो अभी ट्रैक पे आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो चलिए एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके लिए। एक क्वेश्चन और आ रहा है, हो जाओ रेडी। कि यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य 10, गुणोत्तर माध्य 3√3 है, तो हरात्मक माध्य क्या होगा। और ये है एनडीए 2019 का क्वेश्चन। एनडीए 2019 का क्वेश्चन। अब बोलो जल्दी सभी आंसर। देखते हैं कौन कौन आंसर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पिटेगी नहीं पिक्चर साक्षी, पिक्चर हिट होगी, टाइम लगेगा यार। बोलो जल्दी अब इसका आंसर बताओ सभी। हरात्मक माध्य बताओ एक बार। हाँ बेटा, सभी बच्चे बताओ जल्दी। एनडीए 2019 का क्वेश्चन आ गया। हाँ, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले। बताओ जल्दी आंसर बेटा। आंसर बताओ जल्दी। समांतर माध्य 10 दिया है, गुणोत्तर माध्य 3√3 है, तो हरात्मक माध्य क्या होगा। एक बच्चे का आया है 2.7। अच्छा, प्रकाश कह रहा है तो हो जाए पार्टी। पार्टी बेटा होगी ये पहले एक बार। प्रकाश ऐसा कर 90% मुझे बना के दे दू, है ना, फिर तू जो कहेगी वो पार्टी होगी, है ना। मैथ में 100 में 100 ले आए एक बार। चल ठीक है ना। हाँ हाँ, तो बताओ बेटा सभी बच्चे। 2.7 आया है एक बच्चे का, एक बच्चे का 10/27 आया है। देखते हैं कौन सा सही होगा। मैंने आपको बताया था इसका कंसेप्ट है G² बराबर AH। इसको कहते हैं तीनों माध्यों में संबंध। इसमें G है गुणोत्तर माध्य जो है 3√3, ये दे रखा है, इसका स्क्वायर चल रहा है। A यानी हरात्मक माध्य ये रहा 10,
और एच यानी ये पूछा हरात्मक मास, सॉरी पूछा समांतर मास 10 है। 3√3 हो गया 27, 3 का वर्ग 9, √3 का 3 और बराबर 10 गुणा एच। इधर से 0 हटेगी तो पॉइंट लग जाएगा। एच बराबर 2.7।